तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं मूल अधिकार पढ़ाने वाला हूं जो सबके लिए जरूरी है, चाहे जो पढ़ रहा है उसके लिए भी, जिसको एग्जाम देना है, किसी चीज का भी एग्जाम देना हो उसे, उसके लिए भी जरूरी है, और जिनको एग्जाम नहीं देना है उनके लिए भी मूल अधिकार, यानी शॉर्ट में अगर हम कहें तो मूल अधिकार सबके लिए जरूरी है। जिसको अगर जानना है कि मेरा अधिकार क्या है, ठीक है, उसके लिए मूल अधिकार पढ़ना बहुत जरूरी है। एक्चुअली मैं मूल अधिकार पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, मगर उस टाइम की जो वीडियो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी से नहीं आई है। तो मुझे लग रहा है कि शायद, या फिर मैंने उस टाइम पे जब पढ़ा भी रहा था तो काफी छोटे छोटे अक्षरों में मैंने लिखा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार और एक वीडियो बना लेनी चाहिए इस पे, मूल अधिकार पे, और अच्छे से, ठीक है। तो आज हम मूल अधिकार पढ़ेंगे, चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद ही मिल जाता है। इसे अमेरिका के संविधान से लाया गया था। कहाँ से? अमेरिका से। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार का जो आर्टिकल है वो 12 से 35 तक आता है, ठीक है, 12 से 35 तक आता है। पहले इसमें 7 थे, अभी तत्काल में 6 ही हैं, क्योंकि 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया, मूल अधिकार से हटा दिया गया और उसको 300 के क में जोड़ दिया गया, संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। तो हम लोग मूल अधिकार, चलिए आप शुरू करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 12, देखिए 12 में तो सीधे सीधे क्या कहा गया है कि परिभाषा है, ठीक है। क्या कहा गया 12 में? परिभाषा है। और आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि संसद, क्योंकि कानून तो संसद ही संशोधन करती है, संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा, कोई भी कानून जिससे क्या हो, मूल अधिकार का हनन हो, ठीक है। क्या बोलता है आर्टिकल 13 कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकार का हनन हो या फिर मूल अधिकार के किसी भी आर्टिकल का हनन हो, ठीक है, ऐसा आर्टिकल 13 कहता है। पहले जब हमारा संविधान बना था तो उसके बाद क्या हुआ था कि अपने जैसे कि इंदिरा गांधी के टाइम में भी काफी सारा संशोधन हुआ था मूल अधिकार में, ठीक है। तो क्या हुआ था, जब संशोधन होता है तो अगर किसी के मूल अधिकार पर हनन हो तो इसमें सीधे सीधे कहा गया है मूल अधिकार में क्या कि अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है किसी भी टाइप से भी, तो आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो उस टाइम काफी ऐसे थे जो मूल अधिकार में संशोधन कर रहे थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि आप मूल अधिकार में संशोधन तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं होगा, संशोधन हो सकता है, लेकिन तभी हो सकता है जब मूल अधिकारों का हनन ना हो। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप मूल अधिकार में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन इसका जो ढांचा है, ठीक है, उस ढांचे को आप नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है 13 कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकार का हनन हो, ठीक है। फिर आता है क्या, समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं आप। इसका जो आर्टिकल आता है 14 से 18 के तक आता है, समानता का अधिकार। देख लेते हैं क्या क्या समानता है, क्या क्या समानता हम लोगों को मिली है, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 क्या बोलता है, विधि के समझ समानता, ठीक है। विधि के समझ समानता मतलब कानून सबके लिए क्या है, एक बराबर रहेगा, एक जैसा रहेगा सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट का हो, ठीक है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कानून सबके लिए क्या होगा, समान रहेगा। ये क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी के भी जाति और किसी के भी लिंग, किसी भी जाति का हो और किसी के भी लिंग, कोई भी लिंग, लड़का हो, लड़की हो, ट्रांसजेंडर हो, बाइसेक्सुअल हो, गे हो, कुछ भी हो, तो क्या होता है, किसी के कोई भी जाति, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, और किसी भी जन्म स्थान, कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, किसी भी जगह पे, इंडिया में किसी जगह पे हुआ, चाहे पौंडीचेरी में हुआ हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हुआ हो, चाहे बिहार में हुआ हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हुआ हो, चाहे दक्षिण भारत के किसी प्रांत में हुआ हो, दक्षिण भारत के किसी भी जिले में हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, तो ये सारी प्रक्रिया से क्या होगा, इस पे आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी किसी के भी जाति, जन्म स्थान, उसके लिंग को लेकर आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, क्या कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो। खासकर अगर कोई सरकारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो सरकारी प्रॉपर्टी तो सार्वजनिक है, कोई भी वहां आ सकता है और आराम से जा सकता है, मतलब घूम सकता है, सभी के लिए वो अवेलेबल है। तो क्या कर सकते हैं, वहां आप उसको रोक नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं रोक सकते हैं कि वो लड़की है या ट्रांसजेंडर है, चाहे इसलिए रोक सकते हैं कि वो निम्न जाति का है, आप नहीं रोक सकते उनसे। ठीक है, तो आर्टिकल 15 यही कहता है कि किसी की भी जाति, जन्म स्थान और लिंग पर क्या कर सकते हैं, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 क्या है कि लोक निर्वाचन में समानता। लोक निर्वाचन मतलब जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें क्या, समानता। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर लोक निर्वाचन में समानता, अगर गवर्नमेंट जॉब में समानता है तो जो पिछड़ी जाति है उनको छूट क्यों मिलती है, तो भाई साहब इसमें ही पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात कही गई है। आर्टिकल 16 में ही पिछड़ों के लिए क्या कही गई है, आरक्षण की बात कही गई है, ये आप नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 16 में जो नौकरी, सरकारी नौकरी होती है, इसमें समानता की बात तो कही गई है, लेकिन साथ में ये भी कहा गया इसमें जो पिछड़ी जातियां होती है उनके लिए आरक्षण की भी बात कही गई है आर्टिकल 16 में। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 क्या कहता है कि छुआछूत पे रोक लगाना है। ठीक है, आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। पहले होता था कि वो निम्न जाति का है, चाहे उससे कुछ हो गया है, कोई भी ऐसा चीज होता था तो छुआछूत रखता था कि तुम छू दोगे तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, या तुम्हारी परछाई भी पड़ जाएगी मेरे पे तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। तो ये सब चीज आप नहीं कर सकते हैं। क्या क्या है आर्टिकल 17 में कि छुआछूत पे रोक, तो छुआछूत से आप इसको भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत कहता है आर्टिकल 18, जैसे पहले के राजा महाराजा थे तो उन कई प्रकार की उपाधियां वो रखते थे। ठीक है, तो वो उपाधियां रख नहीं सकते, जैसे कोई भी राजा उपाधि रख लेता था। ठीक है, तो वो चलते आता था पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, और नाम के आगे जुड़ते आता था, जैसे महाराजा धीराज, फलना ढिमका, ऐसे कुछ भी होता था। तो क्या कहा गया है आर्टिकल 18 की उपाधियों का अंत। लेकिन जैसे कि कोई सरकार अगर आपको कोई उपाधि दे रही है, ठीक है, जैसे पद्म विभूषण हो गया, ठीक है, भारत रत्न हो गया, ये सारी उपाधि आप रख सकते हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट आपको दे रही है। और हाँ, अगर आप विदेश में, आपको विदेश से कोई उपाधि मिल रही है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ मैं उपाधि रख सकता हूँ। ठीक है, बाकायदा आपको परमिशन लेना पड़ेगा अगर आपको कोई विदेश कंट्री अगर आपको उपाधि देती है तो। ठीक है, ये हो गया 18, ये बोलता है उपाधियों का अंत। उसके बाद क्या आता है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका आर्टिकल जो आता है क्या आता है, 19 से 22 तक आता है इसका आर्टिकल, स्वतंत्रता के अधिकार का आर्टिकल। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा 19 में क्या कहा गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब मेरी स्वतंत्रता, आपकी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब मेरी स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति की, अभिव्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो क्या कहा गया है, किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अब बोलने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब कि आपको, आपका जो हक है वो बोल सकते हैं आप, उसकी स्वतंत्रता दी गई है। ये नहीं कि आप छत पे चढ़ के कुछ और ही चिल्ला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। फिर सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप सभा बना सकते हैं लेकिन शांतिपूर्वक, ऐसा नहीं है कि बंदूक तलवार वार लेके चल गए सभा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, शांतिपूर्वक। फिर संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप संगठन भी बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी घूम सकते हैं, इंडिया के कोई भी जगह पे आप घूम सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। कहीं भी आप जमीन खरीद के वहां रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मन है। मान लीजिए आप बिहार से हैं, चाहे पटना से हैं, सॉरी पटना तो बिहार ही में पड़ता है यार, आप बिहार से हैं चाहे यूपी से, आप अगर दक्षिण भारत कहीं भी गए, मान लेते हैं आप कहाँ चले गए, पौंडीचेरी चले गए, और आप वहाँ 10-15 दिन या 20 दिन रहे, और आपको लगा कि अरे यार यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, हम यहाँ रह सकते हैं, तो आपको मन है तो वहाँ जमीन खरीदे, घर बनाइए, रहिए, कोई उसमें रोक टोक करेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। और उसके बाद क्या है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, मतलब व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक है,
संपत्ति का अधिकार इसमें भी था, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता भी था इसमें, लेकिन इसको हटाया गया है, जैसे कि मैंने बताया था 44वें संशोधन द्वारा 301 में डाल दिया गया है। ठीक है, देख रहे हैं, पहले बोलने की स्वतंत्रता मिल गई, ठीक है, फिर सभा बनाने की स्वतंत्रता मिल गई, फिर सभा बनाने के बाद संगठन बनाने की स्वतंत्रता मिल गई, ठीक है, फिर घूमने की स्वतंत्रता मिल गई, जाओ भाई घूमो जहाँ माने जहाँ घूम लो, ठीक है। उसके बाद कहीं भी रहने की, चलो भाई घूम घूम के अगर तुमको कोई जगह पसंद आ रहा है तो वहाँ रह लो, और रहने की स्वतंत्रता मिल गई। उसके बाद अगर रह लिए तो खाने पीने के लिए भी कुछ चाहिए ना, एक आप घूमी के सिर्फ काम चला लोगे आप, खाने के लिए पेट भी मांगता है ना भाई, पेट भी मांगता है कुछ, तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, जो आपकी इच्छा है वो कीजिए आप, ठीक है। अगर आपको समोसा बेचने की इच्छा है, गरम समोसा बेचिए, और चिनिया बादाम बेचने की स्वतंत्रता है, चिनिया बादाम बेचिए, जो व्यवसाय करना है करिए, मतलब जिसमें आप सक्षम हैं, ठीक है। 19 से 22 तक था, 19 हम लोग देख लिए, अब देखते हैं 20। आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, ठीक है, जो कि अगर 3 स्वतंत्रता है, लेकिन ये क्या है, कानून से रिलेटेड है, मतलब कानून के संरक्षण से रिलेटेड है। जैसे कि देखते हैं कि एक गलती की एक ही सजा मिलेगी अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है, ठीक है। मान लीजिए कि आस पड़ोस में लड़ाई हुआ और पड़ोसी आपका जमीन, अरे जमीन तो थोड़े थोड़े से जमीन की लड़ाई हो जाता है आजकल गांव में, चाहे गांव में क्या शहर में भी हो जाता है। तो आपका पड़ोसी जमीन ले लिया, एक ही हाथ ले लिया, आप उसमें क्या किया, आप लड़ाई हो गया, अब आप दिमाग फिर आप गुस्सा हुआ, गुस्सा में आदमी कर जाता है जो नहीं करना चाहिए वो भी, तो आपने उसका पैर तोड़ दिया, ठीक है, तो आपको सजा अगर मिल गई, ठीक है, तो वही बोल रहा है कि एक गलती की एक ही सजा। तो ऐसा नहीं है कि आप उसका पैर तोड़े, आपको जेल में बंद कर दिया गया, मतलब कानून की जो सजा मिलनी चाहिए आपको मिली, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में घूम रहे हैं और पुलिस आपको देख लिया, अरे यार ये तो वही गधा हुआ है जो उस दिन पैरवा उसका तोड़ा था, चल आपको फिर पकड़ के जेल में डाल देगा और उसी गुनाह का सजा देगा जिसके लिए आप सजा काट चुके हैं। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वही बोलता है कि एक गलती के लिए एक ही सजा आपको मिलेगी, ठीक है। फिर दूसरा क्या कहता है, सजा उसी समय, ना कि पहले ना बाद। जो सजा आपको मिलेगी, ठीक है, वो उस समय जो कानून है, ठीक है, जो प्रेजेंट में आप, जैसे मैंने बताया कि आपने पैर तोड़ा, आपको वहां ले जाया गया, ठीक है। तो अगर उस टाइम जो कानून की व्यवस्था है कि मान लीजिए पैर तोड़ने की सजा क्या 15 दिन है, ठीक है, मान लेते हैं 15 दिन है या मान लेते हैं 20 दिन है, 1 महीना भी समझ ही लीजिए, ठीक है। तो जो उस टाइम में है उसी टाइम से आपको सजा मिलेगा। मान लीजिए आप 1975 में है कि पैर तोड़ने की सजा, पैर के बदले पैर, इसका भी पैर तोड़ो, तो ऐसा नहीं होगा। ना कि अगर आप आज पैर तोड़े हैं, अब कल जाके कानून बदल गया कि पैर तोड़ दिया इसको फांसी दे दिया जाएगा, तब तो हो गया कल्याण आपका। तो ऐसे नहीं होगा। अगर आज आप पैर तोड़े हैं तो आज जो कानून है उसी कानून के हिसाब से आपको सजा मिलेगी, ना पहले कानून के हिसाब से ना ही बाद के कानून के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद क्या है, तीसरा, सजा के बाद संरक्षण। और बाकायदा आपको सजा, अगर आप सजा आपको मिल भी गई, ठीक है, तो आपको संरक्षण भी दिया जाएगा, ठीक है, आपको संरक्षण भी दिया जाएगा। तो क्या क्या बोलता है इसमें कि एक गलती के लिए की सजा, ठीक है, और सजा उसी समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी जो आपने उस टाइम किया है, ना कि पहले ना बाद। और फिर क्या कहता है कि सजा के बाद भी आपको संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा कानून है भाई, सजा करने के बाद भी संरक्षण दे रहा है, महान देश है हमारा भारत। फिर क्या है, आर्टिकल 21 में क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब प्राणों की स्वतंत्रता, या फिर दैहिक मतलब शरीर की स्वतंत्रता। जैसे कि आप देखते हैं कि जो गाड़ी चलते हैं आजकल, ठीक है, वो काफी ज्यादा पॉल्यूशन उससे होता है, तो देखते हैं आप उसका चालान कटता है, ठीक है, धुआं जो ज्यादा गाड़ी देती है उसका चालान कटता है। या फिर अगर आप बाइक अगर आप चला रहे हैं और बिना हेलमेट पहन के अगर चला रहे हैं तो आपका चालान कटता है, ठीक है। अगर आप हेलमेट पहने हुए भी हैं और कहीं पे लिखा हुआ है कि इससे ज्यादा आप स्पीड नहीं चला सकते हैं, ठीक है, अगर आप है कि जॉन अब्राहम बन गए, धूम का जॉन अब्राहम अगर बन गए आप, ठीक है, तो अगर आपको पुलिस अगर देखेगी उससे ज्यादा स्पीड चला रहे हैं आप, तो आपको चालान कटेगा। इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ना आप खुद का जान ले सकते हैं, ना किसी और का जान ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बोला गया सुसाइड भी क्या है, एक क्राइम है ना, क्राइम। तो वही क्या बोलता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। फिर 21 के क में क्या है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको क्या दिया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है।
क्या कहा जाता है 21 में, सॉरी बोल रहे हैं 21 के क में क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये पहले मूल अधिकार में था नहीं। ठीक है, इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया 2002 में, और तब इसमें जोड़ा गया। मैक्सिमम अगर संविधान में आर्टिकल देखते होंगे तो जो क ख ऐसे ग वो मैक्सिमम संशोधन करके ही जोड़ा जाता है, मतलब मैक्सिमम। तो ठीक है, तो क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, इसको कब लाया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको इसमें जोड़ा गया था। इसलिए इसको इतना लेट, आप सोच रहे होंगे कि इसको इतना लेट कैसे लाया गया, भाई सरकार की इतना निकम्मी है, ऐसे वैसे दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन ऐसा बात है नहीं। क्योंकि जब संविधान बना था तो उस समय हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम किसी को निःशुल्क शिक्षा दे पाए, क्योंकि उस टाइम अगर हम देसी चला लेते वही हमारे लिए बहुत था। ठीक है, तो इसको इसमें डाला नहीं गया। अगर इसमें उस टाइम डाल दिया था और सरकार की स्थिति थी नहीं कि वो निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, तो भाई साहब सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते। ठीक है, पहुंच जाते सुप्रीम कोर्ट। तो क्या है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में भी 3 प्रकार की संरक्षण की बात कही गई है, जो कि गिरफ्तारी से संरक्षण है, मतलब गिरफ्तारी संरक्षण है। ठीक है, और 3 प्रकार की संरक्षण की बात कही गई। पहला 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत, मतलब जिस आदमी ने वो क्राइम किया है उसको 24 घंटे के अंदर ही आपको न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, जो भी व्यक्ति है। और इसमें एक पॉइंट और भी है कि आप उसको न्यायालय में तो गिरफ्तार करके प्रस्तुत करेंगे ही, लेकिन जो आप गिरफ्तार करने में जो समय लगा और न्यायालय में ले जाने में जो समय लगा, क्या करेगा उसका टाइम जोड़ा नहीं जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल भाग के चल गया है, अब पटना पुलिस है, और कोई क्रिमिनल है पटना का, और क्राइम करके भाग गया पौंडीचेरी, तो जाने में ही लग जाएगा 2-3 दिन, तो 24 घंटे के अंदर कैसे करेगा प्रस्तुत। तो वही कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जिसने क्राइम किया उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए, करना ही होगा। लेकिन जो आवागवा का समय है, मतलब जो उसको पकड़ के लाने का और न्यायालय में ले जाने का समय, वो नहीं जोड़ा जाएगा, यानी आवागमन का समय नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, फिर क्या है गिरफ्तारी से पहले कारण बताना। अगर आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपको कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कोई अभी मैक्सिमम आप देखते होंगे कि बताता नहीं है सर। ठीक है, पहले 2 कान के नीचे लगाता है और फिर बताता है, लेकिन ऐसा है नहीं कि आपको बताना पड़ेगा कारण, अगर आप पुलिस है या कोई भी है तो। ठीक है, और ऐसा नहीं है जो इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है वो भी पूछ सकता है कि हाँ मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, और फिर अगर वो गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद उसको मनपसंद के वकील चुनने की भी आजादी है। देख रहे हैं कि उसको 24 घंटे के अंदर कहाँ न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, और गिरफ्तारी से पहले कारण ही पूछेगा जो गिरफ्तार जिसको किया जा रहा है, और फिर क्या उसको मनपसंद वकील चुनने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, मान उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, सरकारी वकील चुनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसका आर्टिकल आता है 23 और 24, 23 से 24 तक इसका आर्टिकल आता है। ठीक है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि बाल श्रम, जो बलात् श्रम पे रोक, मतलब जो बच्चों से जो काम करवाया जाता है उस पे रोक, और बेरोजगारी पे रोक। ठीक है, कि आप बच्चों से तो काम करा नहीं सकते हैं, और बंधुआ मजदूरी, ये सारी चीज इसी में आती है कि ऐसा नहीं कि आप उसको काम करवाएंगे और उसको पैसा नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि बलात् श्रम मतलब बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं, उससे बेगारी, मतलब बेगारी नहीं करवा सकते हैं आप उससे। ठीक है, कि आप मुफ्त में काम करवा रहे हैं और उसको पैसा भी नहीं देंगे, ये सारी चीजें आप नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है शोषण से विरुद्ध। ये सारी शोषण वाली चीज है ना, बंधुआ मजदूर, ये शोषण ही तो है। ठीक है, रहता है अनुच्छेद 24। इसमें क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उसको खतरनाक काम करना मना है। ठीक है, मतलब वो नहीं कर सकता है, ऐसा होता नहीं है। आप अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो देखते होंगे कि जो गांव में बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको ऐसी स्थिति नहीं मिलती है। ठीक है, वैसा एनवायरमेंट उनको नहीं मिलता है, तो कम उम्र से बाहर काम करने चले जाते हैं और वो काम करते भी हैं। ठीक है, कोई रोक टोक होता नहीं है, अभी भी हो रहा है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सकता है।
ठीक है। अगर पुलिस उसको देख लिया तो उसे गिरफ्तार कर सकता है। अब बाकायदा उसको न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है कि भाई साहब ये पगला कर रहा है काम और 14 वर्ष से इसका उम्र है कम, ठीक है। अभी ऐसे ही अंबानी बनने की कोशिश कर रहा है तो ऐसा होगा नहीं। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप खतरनाक काम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये हो गया 23 और 24। अब देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता, इसका जो आर्टिकल आता है वो 25 से 28 तक आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब धार्मिक, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। व्यक्तिगत धार्मिक मतलब आप कोई भी धर्म, आपको जो धर्म लगता है वो धर्म आप अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है 26 क्या कहता है? सामूहिक स्वतंत्रता, ठीक है। फिर सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, अगर आप धर्म का प्रचार करना चाहते हैं समूह बनाकर, या धर्म का प्रचार करने के लिए कहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, हवन करवाना चाहते हैं, ये सारी चीजें करवाना चाहते हैं, तो आपको स्वतंत्रता इसकी है, आप कर सकते हैं, ठीक है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मान लीजिए हमको व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अगर हम भगवा कपड़ा पहन के अगर हम चल जाएंगे पूजा करने तो वो तो रोक थोड़ी सकता है, नहीं रोकेगा ना। या फिर हम मुस्लिम हैं तो टोपी पहन के अगर हम चल गए नमाज पढ़ने तो वो रोक सकता है? हमको नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमको धार्मिक स्वतंत्रता मिली गई है। अगर कोई रोका, ठीक है, सीधे पहुंच जाइए न्यायालय, कल्याण हो जाएगा उसका, ठीक है। तो क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। और 26 क्या बोलता है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, इसको मैंने बताया, ठीक है। 27 क्या बोलता है? 27 ये बोलता है कि धार्मिक मतलब जो धार्मिक जगह होते हैं, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, कोई भी धार्मिक जगह हो, ठीक है, उनपे जो धन रखा जाता है, उनमें धन संचय होता है, जो जमा होता है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। क्या होगा? उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। मतलब सरकारी कोई भी संस्थान है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई भी सारी चीजें, उन पर टैक्स लगेगा नहीं, ठीक है। इसका मिसयूज भी काफी करते हैं, इनके पास काला मतलब ब्लैक मनी है, क्या करते हैं, सब जगह की बात मैं नहीं कर रहा, कहीं कहीं पे होता है, ठीक है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मतलब ऐसा होता है तो मैं बता रहा हूँ। मतलब कोई मंदिर है, ठीक है, और किसी अमीर आदमी के पास, किसी के पास भी बहुत सारा ब्लैक मनी है, तो क्या करेगा? मंदिर वाले कंसल्ट करेगा और उसको बोलेगा कि मैं तुमको इतना दूंगा, आप मैनेज कर लो, मेरा पैसा रख लो, तो उसका टैक्स लगेगा नहीं, और इसका भी मतलब दोनों का फायदा, समझ रहे होगा, ठीक है। तो सरकारी जो धार्मिक धन है जो, ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 27 कहता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? कि सरकारी संस्थान जो होते हैं, सरकारी संस्थान, कोई भी सरकारी संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कोई भी मदरसा, कुछ भी हो गया, उसमें क्या होगा? धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब फिर आप सोच रहे हो कि मदरसा में तो उर्दू पढ़ाया जाता है, तो धार्मिक शिक्षा है, ठीक है। तो याद रखिए, उर्दू लैंग्वेज है, ना कि शिक्षा, ठीक है। उर्दू तो लैंग्वेज है ना। अब हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, हमारे स्कूलों में संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, तो संस्कृत क्या धार्मिक शिक्षा थोड़ी है? वो संस्कृत एक लैंग्वेज है, शिक्षा नहीं है, ठीक है। तो क्या उर्दू एक लैंग्वेज है और संस्कृत भी एक लैंग्वेज है, दोनों पढ़ाए जाते हैं मदरसा में भी और स्कूलों में भी। तो ये आर्टिकल 28 का क्या करते हैं? उल्लंघन नहीं करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज की तो शिक्षा दी जा सकती है, तो सरकारी संस्थान में क्या है? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, समझ रहे हैं आप? चलिए ठीक है। आर्टिकल 28 कहता है। फिर आता है हमारा क्या? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा अधिकार। संस्कृति जो संस्कृति हमारी होती है, जो हमारी संस्कृति होती है, उसके अधिकार के बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका आर्टिकल क्या? 29 और 30, ठीक है। 29 और 30 आता है। 29 में क्या बोलता है? कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण मतलब इसका होता है कि मान लीजिए कि किसी ने, चाहे मैंने ही समझ लीजिए संस्थान खोल रखा है, ट्यूशन खोल रखा है, मैं उसमें क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं उसमें मैथ पढ़ा रहा हूँ या फिर इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। अब एक कोई भी धर्म मान लीजिए, ठीक है। अब एक क्रिश्चियन परिवार से कोई आता है, ठीक है, और पूरा जैसे पादरी टाइप, जो पादरी, जो चर्च में जो पादरी रहते हैं, वैसे कपड़े पहन के आ जाता है वो, ठीक है, और वो बोलेगा कि मुझे एडमिशन लेना है, तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि नहीं भाई तुम्हारा उसका जो वेशभूषा है या उसका लैंग्वेज है, भाषा या उसका वेशभूषा या उसका जन्म स्थान, इस पे ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम दूसरे धर्म के हो तो मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको ठोक पीट के अंदर डालेगा सब, बहुत ही प्यार से। और जब अंदर जो कोई जाता है ना, तो उससे
पुलिस वाले बहुत अपना प्यार दिखाते हैं, जितना भी दिन भर का प्यार रहता है यानी फ्रस्ट्रेशन रहता है तो उसी को उतरता है। ठीक है, तो क्या है 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कोई भी अल्पसंख्यक मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। अल्पसंख्यक जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि अब हिंदू है तो हिंदू मेजोरिटी ज्यादा है वहां पे, मुस्लिम वाले कम है तो वो अल्पसंख्यक हो गए, और कोई और जगह जहाँ मुस्लिम बहुत ज्यादा है और हिंदू कम है तो वो अल्पसंख्यक हो गए, इसको बोलते हैं अल्पसंख्यक। तो क्या होगा, अल्पसंख्यकों को हम नहीं रोक सकते हैं कहीं किसी भी संस्थान में उसको शिक्षा लेने से कि तुम्हारा धर्म कोई और है, तुमने क्या कपड़े पहन रखे हैं, तुम कौन से लैंग्वेज बोल रहे हो, ऐसे नहीं रोक सकते हैं। अगर हम रोकेंगे तो बताया मैंने ठोक पीट के अंदर कर देगा। फिर 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा संरक्षण। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि मान लीजिए वो क्या है, वो जैसे मैंने बताया कि वो क्रिश्चियन है, ठीक है, वो आया पादरी कपड़े पहन के, तो सब पहनेंगे जीन्स और शर्ट या जीन्स और पैंट, जीन्स और टी शर्ट, और वो वैसे कपड़ा पहनेगा तो उसको खुद अनकंफर्टेबल लगेगा, आपको भी लगेगा। अगर आप अपने क्लास में लुंगी या धोती कुछ भी पहन के चल जाइएगा, कुर्ता पहन चल जाइएगा, पहले की बात कुछ और थी लेकिन अब थोड़ा फैशन हमारा चेंज हो गया है, तो आप चले जाइएगा तो आपको खुद अनकंफर्टेबल लगेगा ना। तो इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल 30 में कि अल्पसंख्यक अगर किसी संस्थान में उनको शिक्षा लेने से संकोच करे, उनको अनकंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, वो अपनी एक संस्थान खोल सकती है, अल्पसंख्यकों की संस्थान, ठीक है, जिसमें जो अल्पसंख्यक है जो उनका वेशभूषा है वही कपड़े पहन के आप जा सकते हैं, और सरकार क्या करेगी, इनको संस्थान चलाने के लिए खर्च भी देगी। ठीक है, तो 29 में क्या है कि अल्पसंख्यकों को आप उसके वेशभूषा, उसके भाषा के आप किस संस्थान में प्रवेश से रोक नहीं सकते हैं। और 30 क्या कहता है कि अगर वो किस संस्थान में वो संकोच कर रहे हैं पढ़ने से, उनको अनकंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है, तो वो अपनी अल्पसंख्यकों की संस्थान खोल सकते हैं और उसमें पढ़ सकते हैं, और सरकार बाकायदा उनका खर्च उठाएगी। ठीक है, ये 30 हो गया। अब एक आर्टिकल 31 है, जैसे मैंने बताया था संपत्ति का अधिकार, जैसे संपत्ति के अधिकार के बारे में बोला गया है आर्टिकल 31, जो कि अब मूल अधिकार नहीं है, पहले मूल अधिकार था, अब नहीं है मूल अधिकार। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था, ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसको 300 के क में डाल दिया गया। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि जैसे कि बहुत सारे ब्रिज बनते हैं, रेलवे लाइंस बन रहे हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, अभी तो तत्काल में मेट्रो भी बन रहा है, ऐसा चीजें बन रहे हैं, तो जो संपत्ति होती थी, जिनकी संपत्ति होती थी, या फिर वो सेटिस्फाइड नहीं होते थे, तो सरकार उनको पैसा देती थी या कुछ भी, तो जमीन ही नहीं देते थे। अगर जमीन नहीं देंगे तो फिर कैसे बिछेगा रेल का पटरी, कैसे बनेगा मेट्रो, तो इसीलिए, और जब उनकी जमीन को मतलब यूज कर लिया जाता था तो वो क्या करते थे, आर्टिकल 31, और भाई आर्टिकल 31 सीधे सीधे कहता है, आर्टिकल 31 बोल रहे हैं मूल अधिकार सीधे सीधे कहता है कि अगर आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। पुलिस छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट, सबके पप्पा जी, ठीक है, क्या करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, अगर उनको लगेगा कि आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है तो न्याय करेंगे, सीधे सुनेंगे, उनको सुनना ही पड़ेगा अगर मूल अधिकार में आपका किसी भी अधिकार से हनन होता है तो। ठीक है, तो क्या करते थे, वो जमीन देते नहीं थे, और अगर जमीन उनका ले लिया जाता था और उनको कुछ पैसे दिया जाता था तो उनको सेटिस्फाइड नहीं होते थे, तो सीधे पहुंच जाते थे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मूल अधिकार है ये, आप कैसे छीन रहे हैं। तो सरकार को लगा कि अब ऐसे तो देश विकसित ही नहीं करेगा, कुछ बनेगा ही नहीं, तो फिर सरकार ने क्या इसको यहाँ से हटा दिया, अपना निंजा टेक्निक अपनाया। ठीक है, आर्टिकल 31 हटाने की निंजा टेक्निक, और इसको क्या कर दिया, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया और इसको 300 के क में डाल दिया गया, कहानी खत्म। ठीक है, 44वें संशोधन द्वारा। अब हम लोग 32, 33, 34 और 35 पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सारे भी हम लोग देख लेते हैं, सारे अधिकार, सारे आर्टिकल 4-5 हैं और बस देख लेते हैं। तो हमने 32 तक पढ़ लिया था, अब आएगा देखते हैं। वहां पर एक बात बता देता हूँ, 32 में जो है, जो संपत्ति का अधिकार है, सॉरी 32 बोल रहा हूँ, 31 तक हमने पढ़ लिया था। तो 31 में जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है, वो पौत्रिक संपत्ति है। ठीक है, और 19 में जब मैं बता रहा था अभिव्यक्ति का अधिकार, तो उसमें आया था ना संपत्ति अर्जित करना, तो वो व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, 19 में जो संपत्ति का अधिकार है, और 31 क्या है,
पौतृक संपत्ति। ठीक है, 32 हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 को कहा गया है कि आर्टिकल 32 मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार है। क्या कहा गया है 32 के बारे में? मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार, आर्टिकल 32। ठीक है, ये क्या है? इसमें व्यक्ति, अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो कोई भी व्यक्ति क्या करता है? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? 5 प्रकार की रिट जारी करेगी। ठीक है, 5 प्रकार की रिट जारी करेगी। हम देख लेते हैं कौन कौन सा रिट। पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या है इसमें? हर्बियस कॉर्पस। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपके परिवार या मतलब किसी के परिवार में ऐसा हो नहीं, मगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को किसी क्राइम के लिए गिरफ्तार किया। ठीक है, और आपको पता है कि आपके किसी मेंबर को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो क्या कर रहा है? न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर रहा है, वो उसको टॉर्चर कर रहा है या मार रहा है या पीट रहा है। तो क्या करेंगे आप? आर्टिकल 32 के थ्रू क्या करेंगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा? रीट जारी करेगा, जिसको बोलते हैं हाबियस कॉर्पस। और क्या सुप्रीम कोर्ट का है कि आप 24 घंटे के अंदर उसको क्या करिए? न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो फिर उसको वो सस्पेंड भी कर सकता है। ठीक है, अभी के समय में भी ऐसा होता है कि नहीं? ठीक है, फिर दूसरा क्या रीट है? ये परमादेश। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। अगर कोई भी सरकारी पद पे बैठा हुआ अफसर, कोई भी, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी सरकारी पद पे, चाहे आधार कार्ड बनाने वाला ही क्यों ना हो, अगर वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे? जैसे आप कई आधार कार्ड बनाने गए और वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है, ठीक है, या अपना काम सही से नहीं कर रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ससुरा का नौकरी खा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है अधिकार परीक्षा यानी कोवेरेंटो। ठीक है, अगर कोई सरकारी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, ठीक है, उसको जो काम दिया गया है, मतलब उसका काम है मान लीजिए, ठीक है, ट्रैफिक देखना। ट्रैफिक देखना मतलब कोई भी, मतलब आप ट्रेन में ही देख लीजिए, ट्रेन में पुलिस वगैरह भरे रहते हैं, तो उनका काम क्या रहता है कि कोई अवैध सामान तो नहीं लेके जा रहा है, कोई हथियार तो यूज नहीं कर रहा है। अगर वो आपसे टिकट मांग रहा है, ठीक है, तो वो उसका अधिकार नहीं है। उसका काम है निरीक्षण करना है कि कोई अवैध सामान तो इधर उधर नहीं लिया जा रहा है, कोई खतरनाक विस्फोटक पदार्थ तो नहीं लिया जा रहा है, और वो आपसे टिकट मांगने लगेगा, तो वो क्या है? उसका अधिकार नहीं है। तो क्या आता है? कोवेरेंटो। तो आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, आप कोवेरेंटो की मदद से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि उसका काम है ये निरीक्षण करना। जैसे कि अब ट्रेन का क्या है? ट्रेन का जो ड्राइवर होता है वो आपसे टिकट नहीं मांग सकता है, टिकट मांगने के लिए टीटी होता है, तो वो नहीं मांग सकता। अगर वो मतलब कोई भी सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसका जो काम है उससे उसको अवैध रूप में कोई और काम करता है वो, ठीक है, या उसका मिसयूज करता है, तो ये कोवेरेंटो लागू होता है और उसके तहत आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रतिषेध। ये क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है क्या करता है? वो हाई कोर्ट को क्या करेगा? हाई कोर्ट को मतलब मान लीजिए हाई कोर्ट में अगर उसने अपना फैसला गलत सुना दिया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि हाँ इसने फैसला गलत सुनाया है, ठीक है, तो वो हाई कोर्ट को क्या बोलेगा कि आप अपना एक बार जांच कर लीजिए। ठीक है, तो ये ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देता है, ठीक है, गलत फैसला सुनाने पर। और ये भी क्या है? उत्प्रेषण सर्टिलरी, ये भी वही है, ये भी ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को क्या करेगा? निचले न्यायालय को बोलता है कि आपने फैसला गलत सुनाया है तो आप सुनाइए अच्छे से भाई, है कि नहीं? ऐसा होता है। ठीक है, तो बंदी पर से प्रत्यक्षीकरण क्या आता है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत, जैसे कि मैंने बताया। मेंडेनेस, अगर कोई सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सही से काम नहीं कर रहा है तो रिट जारी करता है सरकार। कोवेरेंटो मतलब जिस पोजीशन पे है उसका मिसयूज करता है, उसका अधिकार कुछ और है, अपने अधिकार का गलत फायदा उठा रहा है, ठीक है, तो कोवेरेंटो सरकार मतलब इसके तहत जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और क्या बोलेगी? सुप्रीम कोर्ट कोवेरेंटो रिट जारी करेगी और वो उसको निपटा देगा। ठीक है, उसका नौकरी वोकरी सब खत्म हो सकता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। सुप्रीम कोर्ट सुनता नहीं किसी का, मतलब उससे प्रधानमंत्री भी तहजीब से बात करते हैं, ऐसा होता है उनका पावर। फिर क्या होता है? प्रतिषेध। क्या होता है? ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय पे लागू करता है। फिर उत्प्रेषण, ये भी उच्च न्यायालय निचले न्यायालय पे लागू करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आर्टिकल 32 को
जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने क्या कहा था कि आर्टिकल 32 जो है ये संविधान की आत्मा है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो भीमराव अम्बेडकर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान की आत्मा कहते किसको है, तो वो प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, और एक और नोट पॉइंट है कि अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है, हाई कोर्ट भी ये 5 प्रकार की रीट जारी कर सकती है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं तब हाई कोर्ट चले जाइए। ठीक है, 226 के तहत क्या करेगा, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी ये 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 ये कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए संसद क्या करेगी, सेना, मीडिया और प्रचार, जो प्रचार करते हैं, जो मीडिया होते हैं, उनके क्या करेगा, अधिकारों को सीमित कर सकता है। ठीक है, पता चला कि चल रहा है जंग कहीं और से मीडिया वाला कुछ और ही बक रहे हैं। ठीक है, तो उनके क्या करेगा, अधिकारों को सीमित कर देगा संसद। आर्टिकल अनुच्छेद 33 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या करेगा, सेना, मीडिया और प्रचार, जो समाचार पत्र होते हैं, उनके अधिकारों को सीमित कर सकता है। अनुच्छेद 34 क्या बोलता है कि सेना का जो कानून होता है वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लागू कर दिया जा सकता है। वहां की अगर स्थिति वैसी है तो कहीं भी लागू कर दिया जा सकता है सेना का कानून। किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू कर दिया जा सकता है। ये क्या कहता है, आर्टिकल अनुच्छेद 34 कहता है। और अनुच्छेद 35 क्या कहता है कि भाग 3 के मूल अधिकारों के लागू होने की चर्चा है। इसमें आर्टिकल 35 में क्या है, भाग 3 यानी मूल अधिकार के लागू होने की चर्चा है। ठीक है, तो हमारा मूल अधिकार क्या हो गया, खत्म हो गया। याद रखिए कि वोट डालने का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं आता है, मतलब मूल अधिकार के अंदर नहीं आता है, वो राजनीतिक अधिकार होता है, वोट डालने का अधिकार। ठीक है, तो आशा करता हूँ मूल अधिकार आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने शॉर्ट में इसको, मतलब शुद्ध शब्दों में, मतलब आसान भाषा में मैंने इसको पढ़ाने की कोशिश किया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए अगर हो सके तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार एक नए क्लास के साथ, या तो फिर इसके बाद का जो क्लास है अगर आपको देखना है, ठीक है, राज्य के नीति निषेध तत्व भाग 4, तो हमारे प्लेलिस्ट में, पॉलिटी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने मूल अधिकार इससे पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, मगर वो थोड़ा क्लियर नहीं, उसका वीडियो क्वालिटी थोड़ा खराब था इसीलिए। तो मिलते हैं अगली बार, ठीक है, ऐसे किसी क्लास के साथ। जय हिंद।